Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture will be on stock portfolio theory, risk and expected return. So we have started talking about risk. हमने risk के बारे में देखा कि what exactly is risk, or why is it useful to have a number for risk. Rate of return में risk का क्या अमल दखल होता है, why the rate of return for one security is different to another security. इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं, लेकिन what we saw in the last few lectures that the main thing which matters is the variability of the future cash outflows. So हमने देखा कि future cash outflows जितनी ज़्यादा variable होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे स्टॉक या किसी भी और सिक्योरिटी में रिस्क ज़्यादा होगा. Meanwhile we're studying हमने ज़्यादा फोकस स्टॉक के रिस्क के ऊपर ही रखा हुआ है, और we are first analyzing that. और लास्ट में हमने coefficient of variation देखे कि जो स्टॉक्स हैं डिफरेंट, उनको अगर उनके डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न्स हैं तो उनको कैसे इवैल्यूएट किया जाए, स्टफ लाइक दैट. सो बेसिक एग्जाम रिस्क के आप देख चुके हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू पोर्टफोलियो एंड कैपिटल एसेट पासिंग मॉडल एंड मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स. पोर्टफोलियोज का मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि it's always, last time we discussed diversification and stuff like that. और मैं आपसे मेन चीज़ जो डिस्कस कर रहा था कि it's always good to invest in more than one securities, more than one securities rather than putting all your money in one security. अगर आप एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे जिनके रिस्क्स अनकोरिलेटेड होंगे तो यू आर इन अ बेटर पोजीशन. फिर अगर इकॉनमी में ऐसी सिचुएशन आती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो you will be able to cope with that. So risk को manage के लिए diversification is an important thing, or we diversify by investing in different kind of securities, different kind of assets, so that our risk is minimized. हमने लास्ट टाइम ये देखा एक मार्केट रिस्क होता है, एक स्टॉक का अपना रिस्क होता है. स्टॉक का अपने रिस्क के एग्जांपल में आज एक और आपको देता हूँ कि इफ़ वी टॉक अबाउट द रिस्क ऑफ अ स्टॉक, अगर हम डिज्नी कंपनी को ले लेते हैं. डिज्नी इज़ अ ह्यूज कंपनी, अमेरिकन कंपनी. दे मेक मूवीज़ फॉर, आपने उनकी मूवीज़ देखी भी हों. पहले कार्टून मूवीज़ आती रहती थी, अब आजकल एनिमेशन मूवीज़ एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. डिज्नी डज दैट विद क्लाउन के थीम पार्क्स भी हैं. वी डिस्कस एन एग्जांपल. अगर डिज्नी एक मूवी बनाती है और वो मूवी बनाती है, जो मूवी बनाने से रिलेटेड सारे रिस्क होंगे वो डिज्नी के अपने स्टॉक रिलेटेड रिस्क होंगे, डिज्नी के कंपनी रिलेटेड रिस्क हैं. लेकिन कुछ रिस्क मार्केट रिस्क होता है, जैसा कि इकॉनमी की पोजीशन कैसी है, इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, इकॉनमी ओवरऑल जो मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन हमारी जा रही है, वो हमारा मार्केट रिस्क होता है. मैंने शायद लास्ट टाइम से डिस्कस किया था, वी कैन एलिमिनेट all the stock risk but we cannot eliminate the market risk. So अब हम देखेंगे इन सब की implications क्या होती हैं. एंड आज का लेक्चर पिछले दो लेक्चर की फाउंडेशंस के ऊपर बेस करेगा. एंड नाउ वी विल सी मच मोर कॉम्प्लेक्स स्टफ. आहिस्ता से हम फाइनेंस के थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्टफ की तरफ जा रहे हैं. कॉम्प्लेक्स ये मुराद नहीं है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. इससे है कि आपने शायद पहले इस तरह से सोचा ना हो रिस्क के बारे में, रिटर्न्स के बारे में. सो जस्ट गेट इनटू दैट फ्रेम ऑफ माइंड एंड यू विल डू वेरी फाइन. So before starting the next lecture, I would like to give you an exact summary of the last lecture. So last lecture मैंने देखा risk of a single stock investment. We saw the standard deviations, we saw the coefficient of variations and all stuff like that. और हमने एक स्टॉक में देखा, अगर एक स्टॉक के डिफरेंट आउटकम्स. इससे पहले जो हम सब चीज़ें देखे जिसमें हम ये देख रहे थे कि अगर हम एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें फ्यूचर में कैश आउटफ्लो मिलेगी. सो उसके ऊपर डिपेंड करके हम सारा अपना कैश फ्लो का एनालिसिस कर रहे थे. लेकिन इन दिस केस टुडे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया उसमें मैंने देखा कि फ्यूचर में ऑब्वियसली हम डिविडेंड्स, अगर सबसे पहले हम स्टॉक की फेयर वैल्यू निकालने के लिए वही रिक्वायर डिविडेंड्स. अगर हम डिविडेंड्स के ऊपर जाते हैं या फिर अगर हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो बॉन्ड्स की फेयर वैल्यू निकालने के लिए वी रिक्वायर द कूपन्स आर अवेलेबल. सो जो कूपन्स हैं वो तो हमें अवेलेबल होते हैं, सो इट्स नॉट एन इशू, वो तो हमें पता है. लेकिन हम स्टॉक की अगर बात करते हैं या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, तो कोई भी ऐसा बिजनेस हम फ्यूचर में जो करने वाले हैं, वी आर नॉट एक्जैक्टली श्योर अबाउट द कैश आउटफ्लोज वी आर गोइंग टू गेट इन द फ्यूचर. हम कैंटीन की एग्जांपल शुरू से लेते हुए आए. अगर हमारी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है, 2 लाख की शुरू में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वी आर नॉट एक्जैक्टली श्योर कि हमारी जो एग्जैक्टली 1 साल के बाद कैश फ्लो क्या होगी, 2 साल के बाद क्या होगी, 3 साल के बाद क्या होगी. सो वी डू एस्टिमेट्स के बारे में पहले भी काफ़ी डिस्कशन कर चुका हूँ. सो आई वोंट गो इन द डिटेल ऑफ दैट. लेकिन वी नीड टू हैव रीजनेबल एस्टिमेट्स हमारे रीजनेबल होने चाहिए. दैट्स व्हाट आई डिस्कस्ड विद यू. एंड जो एक मैंने आपसे और चीज़ डिस्कस की थी कि
एस्टिमेट्स भी हमारे अगर रीजनेबल हो जाते हैं तो फिर भी देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी और 100% पॉसिबिलिटी कि वो आपका 100% सही नहीं होगा, बिकॉज एस्टिमेट इज़ एन एस्टिमेट, इट्स बाउंड टू बी रॉन्ग. सो 100% तो सही नहीं होगा. तो इज़ इट गुड टू टेक वन नंबर टू रिप्रेजेंट द कैश फ्लो इन फ्यूचर के? एक नंबर हम ले लेते हैं कि अगर हर में कि एक साल के अगर 2 लाख हमने इन्वेस्टमेंट की है कैंटीन में, तो एक साल के बाद हमें 1 लाख रुपये मिलेगा, दूसरे साल हमें 2 लाख रुपये मिलेगा. सो दिस इज़ जस्ट एन एस्टिमेट और वो हमेशा सही नहीं होते. सो लास्ट में हमने ये देखा था कि बजाय इसके कि हम एक एस्टिमेट लें, हम 3 एस्टिमेट ले लेते हैं. हमने देखा था कि स्टॉक प्राइस, अगर हम कोई भी स्टॉक की प्राइस लेते हैं, अगर हमें एक स्टॉक के हमारे पास एक प्राइस है, तो फ्यूचर में स्टॉक की प्राइस के 1 साल के बाद हम इस स्टॉक को अगर सेल करना चाहते हैं फॉर कैपिटल गेन, तो हम देखते हैं कि हम बजाय इसके कि एक प्राइस ले लेंगे, अभी हमने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा है और फ्यूचर में बजाय इसके कि हम एक प्राइस ले लेंगे, स्टॉक हमारा 130 का बिक जाएगा. बेस्ड ऑन एनालिसिस हम 3 किस्म के आउटकम्स लेते हैं और उनकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ लेते हैं. आउटकम्स कैसे? डिफरेंट आउटकम्स हैं. मैंने आपको बताया था कि 3 किस्म की हो सकती है. एक मार्केट होती है बुल मार्केट, जो इंक्रीजिंग होती है, जब मार्केट के पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, जब स्टॉक मार्केट इंक्रीज हो रही है, उसके पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें आ रही है, तो दैट इज़ अ बुल मार्केट जो ऊपर की तरफ जा रही है, राइट. सो बुल मार्केट इज़ ऑलवेज गुड. सो इन केस ऑफ अ बुल मार्केट, जो हमने स्टॉक बाय किया, ऑब्वियसली अगर पूरी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो आवर स्टॉक विल परफॉर्म वेल एज वेल इफ इट इज़ पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद द मार्केट. अगर वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है तो फिर तो डाउन भी हो सकता है. बट एनीवेज, ये मैं जब हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल देखेंगे तो मैं आपको स्टॉक बेटास के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सो जो हमारे पास सिनेरियो, हमने 100 रुपये का स्टॉक खरीद लिया. नो वी वांट टू नो दैट हाउ मच वी कैन सेल दिस स्टॉक फॉर. सो अगर हमने ये देखना है एग्जैक्टली, तो हम 3 किस्म के आउटकम्स देखेंगे. बुल मार्केट के अंदर हम उसकी रख देंगे. अगर बुल मार्केट होती है तो हमारा स्टॉक 140 पे चला जाएगा. अगर नॉर्मल मार्केट होती है तो हमारा स्टॉक 120 पे चला जाएगा. अगर बैड मार्केट, अगर बेयर मार्केट, जो कि पूरी मार्केट डाउन हो रही है, तो हमारा स्टॉक 80 पे चला जाएगा. अब ये 3 आउटकम्स जब हमारे पास आ जाते हैं तो हम इन तीनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि हाउ प्रोबेबिलिटीज. अगर आपने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का कोर्स पढ़ा होगा तो आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में पता होगा. इफ़ नॉट देन यू डोंट नीड टू नो अ लॉट. सिर्फ हम ये देखते हैं कि इसकी जब हमारे पास 3 आउटकम्स हैं तो क्या चांसेस हैं ये चीज़ होने के. तो फिर हम देखते हैं हम देखते हैं कि ज़्यादा चांस इस चीज़ का है कि स्टॉक मार्केट नॉर्मल रहेगी, तो उसको हम 40% दे देंगे. 40% चांस इस इवेंट का है. और अगर हायर जो हमारी बुल मार्केट है उसका चांस हम देखते हैं 30% है, तो उसको हम 30% जो उसका आउटकम है उसको वैल्यूएशन देते हैं. और जो फाइनली हमारा जो बेयर मार्केट है उसको भी हम 30% वैल्यूएशन देते हैं. सो वी डिस्कस्ड और फिर हमने फाइनली देखा कि यू कैन यूज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट इन एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न. जो एग्जैक्ट आपका जो आपकी रेट ऑफ रिटर्न होगा स्टॉक के ऊपर, वो हम फाइंड ऐसे कर सकते हैं कि हम तीनों आउटकम्स देख लेंगे. रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं, स्टॉक की प्राइस भी निकाल सकते हैं. रेट ऑफ रिटर्न अगर हम सिर्फ रिटर्न्स ले रहे हों, अगर हम सिर्फ रिटर्न्स ले, जैसे कि हमें 100 का बाई किया तो 40 का सेल करेंगे तो हमारा 40 रिटर्न बन रहा है इसके ऊपर. अगर 20 का करें तो 10 रिटर्न बन रहा है. अगर 80 का करें तो -20 बन रहा है. सो हम या तो रिटर्न्स देख सकते हैं कि रिटर्न्स हमारे, और उनको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास एक रिटर्न्स की 3 बेस्ड ऑन ऑल 3 क्राइटेरिया वी विल based on all 3 probabilities we will find a rate of return or either a stock price. So that's how we started with one security. हमने probability graphs देखे, we saw coefficient of variation. हमने coefficient of variation देखा कि अगर दो stocks की के जो expected return है वो different है और उसकी standard deviation भी different है, then how we compare that? तो उसके लिए हमने देखा कि we just have to डिवाइड द बोथ. हम उनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आता है जो हमें रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न बताता है. और जो जिस स्टॉक का वो रिस्क पर यूनिट रिटर्न मिनिमम होता है, वी इन्वेस्ट इन दैट. सो if you are a bit trusty on these, just go back to the last lecture and you will find out I discussed all those things in detail and I did a very good summary of that. So if you want to see that, you're most welcome to do that again. So let's start with today's lecture now. So the learning objectives are, after going through this lecture, you would be able to have an understanding of the following topics. So we started with one stock, but
obviously portfolios are consist of 2 or more than 2 stocks. Portfolio has at least 2 stocks. 2 स्टॉक होंगे तो हमारा पोर्टफोलियो बनेगा, अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो इट्स आल्सो पोर्टफोलियो, बट द स्टॉक विद जस्ट वन एसेट इज़ नॉट अ पोर्टफोलियो नॉट इन दैट सेंस, बिकॉज एक ही हमारा एसेट हमारे पास है तो उसमें फिर हमें उस तरह के पोर्टफोलियो एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, ना हमें कोवेरिएशंस भी नहीं हम देख सकते, कोरिलेशंस भी नहीं देख सकते, और वी जस्ट हैव टू सी डू द एनालिसिस ऑफ वन स्टॉक. सो आज हम विल स्टार्ट वेरी सिंपली, विल स्टॉक विद 2 स्टॉक पोर्टफोलियो थ्योरी. एंड जब हम 2 स्टॉक देखेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वी हैव मोर देन 2 स्टॉक्स, हाउ कैन वी, इज इट गुड फॉर अस, इज इट बैड फॉर अस, हाउ टू हैंडल द रिस्क्स ऑफ मोर देन 2 स्टॉक्स. एंड हम उनके रिस्क देखेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देखेंगे. पहले हमने देखा कि अगर एक स्टॉक हमारे पास है तो उसके रिस्क हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसके जो डिफरेंट आउटकम्स आ रहे हैं, how are we evaluating that. But in this case we will see कि अगर हमारे 2 स्टॉक हैं या 2 से ज़्यादा स्टॉक हैं तो उससे एनालिसिस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, एंड हाउ वुड बी एबल टू कोप. हम रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इसके देखेंगे. Right, so in this lecture we will continue our discussion on risk. One of the easiest way of calculating risk using probability is by understanding the chance that are embedded in the games of cards, and the fundamentals of probability are very easily understood. Right, so probability को explain करने के लिए mostly सबसे पहले अगर देखा जाए तो coin use होते हैं. अगर आपके पास एक coin है तो you just flip the coin. तो अगर आप flip करते हैं coin को, so what's the probability of getting a heads or what's the probability of getting a tails. अगर अगर हम एक दफ़ा कोइन को सिर्फ फ्लिप करें और देखेंगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है हेड या टेल की, तो दैट इज़ 0.5. आपकी आधी प्रोबेबिलिटी के हेड्स आ सकते हैं, आधी प्रोबेबिलिटी के टेल आ सकती है. सो दैट्स वेयर पीपल स्टार्ट के पॉसिबिलिटीज़. देखिए हमारे पास 2 आउटकम्स हैं, एक हेड एक टेल्स, और ये 2 आउटकम्स ही आ सकते हैं और कोई आउटकम नहीं आ सकता. आप देखें सिक्का दरमियान में तो रुक नहीं सकता, अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो एक साइड पर तो आके गिरेगा. सो इसलिए we take either so we give each outcome the probability of half, और इस तरह से उसकी probabilities होते हैं. उसके अलावा अगर आप डाइस देखें, डाइस जो अगर आप लूडो अगर आपने कहीं खेली है तो उसके जब हम फेंकते हैं तो एक डाइस होता है. डाइस में 6 साइड्स होती हैं. देयर आर 6 साइड्स ऑफ अ डाइस. अब अगर हम एक दफ़ा डाइस को फेंकते हैं तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिंगल साइड, मतलब सिंगल साइड से बनाता है कि 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं या 3 आ सकते हैं, 4 5 6, मतलब अगर हम एक ही देखते हैं व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6. राइट, सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम डाइस को फेंक के देखते हैं, सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6. प्रोबेबिलिटी, थिंक अबाउट इट, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6. आई होप यू हैव एन आइडिया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, अब देखें अगर तो हमारे डाइस में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं. और अभी हम क्या देखना चाहते हैं, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन लूडो टू गेट अ 6, सो लेट्स डिस्कस द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6. तो अगर हम डाइस को अगर हम एक दफ़ा उसको फेंकते हैं तो जो हमारी 6 की प्रोबेबिलिटी है दैट इज़, इसलिए कि देखिए वो 6 एक साइड है डाइस की, और और जो टोटल साइड्स हैं डाइस की वो कितनी है, 6. सो दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 इज़ 1/6 कि हर 6 दफ़ा उसको रोल करेंगे जब आप, तो एक दफ़ा चांस है कि एक दफ़ा आपका 6 आएगा. लेकिन इससे हरगिज़ मुराद नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा होगा, लेकिन ऑन एवरेज ऐसा ही होता है कि अगर आप बार बार उसको फेंकेंगे, 6 दफ़ा फेंकेंगे तो देयर इज़ अ चांस कि एक दफ़ा 6 आएगा. राइट, सो दैट्स हाउ प्रोबेबिलिटी वर्क्स. सो नेक्स्ट टाइम यू आर प्लेइंग लूडो और एनी अदर चांस गेम, थिंक अबाउट प्रोबेबिलिटीज़ एंड यू विल बी एबल टू डू अ लॉट बेटर. इसके अलावा अगर आपने कार्ड्स देखे हों तो कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, और उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें किंग्स इसमें स्पेड्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो भी प्रोबेबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ होते हैं. अगर 52 कार्ड्स है उसमें से हम देखना चाहते हैं कि एक कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक कार्ड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम उसमें से एक कार्ड पिक करें तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि अगर हम देखना चाहते हैं कि जो हार्ट्स का किंग है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आउट ऑफ 52 कार्ड्स. सो हमारे पास टोटल कार्ड्स 52 हैं एंड हार्ट का किंग कितने होते हैं, 1 होता है. सो दैट्स वाई आवर प्रोबेबिलिटी इज़ 1/52. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा चीज़ों की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कि एक से ज़्यादा इवेंट्स की. सो अगर हम डाइस की एग्जांपल दोबारा देखते हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डाइस को अगर मैं एक दफ़ा रोल करता हूँ तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. सो नंबर्स कितने होते हैं, नंबर्स होते हैं
देयर आर 6 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 जो डाइस की मुख्तलिफ साइड्स पे होते हैं, और आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, और मैं रोल करता हूँ डाइस को। तो इवन नंबर्स कितने हैं? 2 4 6। सो वी हैव 3 इवन नंबर्स आउट ऑफ 6। सो वी हैव 3 इवन नंबर्स आउट ऑफ 6। सो इसका मतलब है कि मेरे पास 3 इवन नंबर्स हैं 6 में से। सो जब हम तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो क्या जो हम इंटरेस्टेड इन आउटकम्स में वो कितने हैं? 2 3 एंड 6, 3 आउटकम्स, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। सो जब हम 3 आउट ऑफ 6, 3 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आती है, देखें 3 डिवाइड बाई 6 इट इज़ इक्वल टू 1/2। सो इसका मतलब है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर आने की वो 0.5 है। 0.5 से क्या मुराद है कि अगर हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो उसमें एक साइड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 थी। इसमें भी हमारे पास 2 मेन आउटकम्स बन रहे थे, हेड या टेल, तो 0.5। अगर हम दूसरा देखते हैं कि अगर इवन नंबर की हम प्रोबेबिलिटी देखने की कोशिश करते हैं तो वो भी 3 इवन नंबर्स हैं हमारे, 6 में से 3, 2 3 और 6 इवन है, और 2 4 और 6 इवन है, 1 3 और 5 ऑड है। सो 3 आउट ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 आउट ऑफ 2। सो इसका मतलब है कि जब हम डाइस को रोल करेंगे तो हर 2 दफ़ा रोल करने पे एक दफ़ा उनमें से इवन नंबर आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम 2 दफ़ा रोल करते हैं डाइस को तो आप देखें कि देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हर 2 दफ़ा रोल करने में एक दफ़ा इवन नंबर होगा और एक दफ़ा ऑड नंबर होगा, बिकॉज ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी यही है। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी देखें 1 3 एंड 5, 3 नंबर्स, एंड जो हमारे टोटल नंबर्स में कितने हैं, टोटल हमारे आउटकम्स कितने हैं? 6। तो इसकी भी 3/6 इज इक्वल टू 1/2। सो इसका मतलब है ये अगर हम इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स पे देखते हैं कि इवन नंबर्स पे हम देखते हैं कि इवन नंबर हमें अगर रोल डाई करो तो इवन नंबर कितनी दफ़ा आएगा? एवरी 2 टाइम्स अ रोल अ डाई देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि उनमें से एक इवन नंबर होगा, एंड एवरी 2 टाइम्स अ रोल अ डाई बिकॉज के ऑड नंबर की भी सेम है, उनमें से एक दफ़ा ऑड नंबर होगा। सो try it yourself if you don't believe me. That is what is proven by probability theory, and ये काफ़ी पुरानी ये चीज़ यूज़ होती आ रही है, एंड पहली दफ़ा I'm not exactly sure of the person's name, but he is somebody in Britain. He understood the concepts of probability, and he used all those things to his advantage very well. So I'm not exactly sure about his name today. Maybe I'll discuss in future communicating on that. So I just gave you an introduction to probabilities ताकि आपको थोड़ा probability के बारे में idea हो जाए. So let's move forward. We are going to use probabilities in the lectures today. So I give you an indication of what I mean by the outcomes and the probability of an outcome. We discuss in this lecture calculation of risk using probability. So आज हम देखेंगे कि risk क्या है by using probability. But first we recap the previous concept, formulas, etc. Before recapping, I just want to say that there is a probability of everything. और ये probabilities बहुत important है. Probabilities are getting very important because हर चीज़ की probability अगर आप उनको understand, अगर आप हर चीज़ की probability को understand करना शुरू कर जाते हैं तो you will be counted as a genius person. So मैं आपको बताऊँ, अगर आप घर से गाड़ी लेके निकलते हैं तो there is a probability of your accident, और इंश्योरेंस कंपनीज को पता होता है कि वो probability क्या है, और वो उसको यूज़ करते हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने के लिए, बिकॉज हम अपनी प्रोबेबिलिटी शायद ओवर एस्टिमेट कर रहे हो और वो उनको सही प्रोबेबिलिटी अगर पता है तो दे कैन मेक मनी ऑन दैट. सो इसी तरह से हर चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी है, एंड यू कैन फाइंड आउट दैट प्रोबेबिलिटी इफ़ यू आर कॉन्शियस एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो let's just recap the risk basics. Risk, it arises because of uncertainty, volatility, and spread in possible outcomes. Right, so let's discuss the example of the canteen again. We invest 200,000 rupees, and हमने जो अपना एनालिसिस किया तो उसमें हमने देखा था कि पहले साल के बाद हमें 1,20,000 रुपये मिला, सेकेंड ईयर के बाद पहले साल में हमें 1,20,000, हमने देखा था कि 10,000 मंथली मिलेगा.
तो एक साल के जो हमारे कैश फ्लोज बनती हैं वो 1,20,000 बनती हैं और सेकंड साल वो 2 लाख हो जाएगा. सो वी सॉ दैट राइट. लेकिन अब हम देखते हैं कि व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस फोरकास्ट. दिस इज़ अ फोरकास्ट, ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी 100% राइट. इसमें हमेशा देयर विल ऑलवेज बी प्रॉब्लम्स बिकॉज इट्स जस्ट एन एस्टिमेट. हम अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हैं, हम ओवर एस्टिमेट भी कर सकते हैं. सो देयर इज़ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द फ्यूचर कैश फ्लोज. वी आर नॉट सर्टेन कि हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होंगे. सेकंड थिंग, वॉलेटिलिटी. वॉलेटाइल भी हो सकते हैं. हो सकता है कि आपके आउटकम्स आपके कैश फ्लोज कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो. वॉलेटिलिटी स्पेशली वेरी विजिबल अगर आप स्टॉक्स के कॉन्सेप्ट को देखते हैं. हमने देखा था कि स्टॉक्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट. व्हाई इज इट द मोस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट? बिकॉज जो कैश फ्लोज उससे रिलेटेड हैं दे आर वेरी वॉलेटाइल. अगर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहेंगे तो आपको एक बोनस आपको एक डिविडेंड मिलेगा. अगर वो नहीं चाहेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा. सो जो आपको कैश फ्लो मिल रही है एंड सेकंड थिंग, अगर आप कैपिटल गेन पे इन्हिसार कर रहे हैं कि आज हम 100 रुपये का खरीद रहे हैं कोई स्टॉक और कल वो हम 150 में बेच देंगे, तो देन इट इज़ वेरी वॉलेटाइल एज वेल. इट इज़ अनसर्टेन एंड वॉलेटाइल. अनसर्टेन जैसे कि आपकी स्टॉक की प्राइस, यू आर नॉट श्योर. अगर कंपनी आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करी तो देन इट इज़ गुड, बट ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी बड़ा इंपैक्ट कर सकता है कंपनी को. एक ऐसा कोई इवेंट हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है जो कंपनी को बैंकरप्ट कर सकता हो या आपकी स्टॉक को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकता हो. सो अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो इट इज़ अनसर्टेन, इट इज़ वॉलेटाइल भी है. और फाइनली जो हमने फाइनल मेजर देखा है वो है स्प्रेड इन द पॉसिबल आउटकम्स. अब स्प्रेड से हमने देखा था कि जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसका स्प्रेड कितना. सो मतलब जैसा कि हमने एक स्टॉक की एग्जांपल ली थी कि हमने देखा था हमने 100 का खरीदा है, वो -80 का भी हो सकता है, 120 का भी हो सकता है और 140 भी उसकी फ्यूचर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर प्राइस हो सकती है. सो अब जितना ये स्प्रेड बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसमें ज़्यादा रिस्क है. अब देखिए अगर ये जो हम हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न है बेस्ड ऑन सम वेरी रोबस्ट एनालिसिस, वो अगर आप खुद सोचेंगे अगर वो हमने 100 रुपये का खरीदा है लेकिन अगर कल वो जो उसका जो हमें पता है कि जो आउटकम्स आने हैं वो 120 है इन द नॉर्मल सर्कमस्टांस, बुल मार्केट में 121 है और दूसरी मार्केट में वो अगर मार्केट नीचे चल जाती है तो वो हमारा 119 है. सो अगर हम देखें तो इसका स्प्रेड बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट एग्जांपल जिसमें 140, 120 और 80 था. सो इसमें फिर जो हमारा पहले केस में जो हमारा मैंने आपको अभी केस बताया इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी क्योंकि जो हमारे आउटकम्स हैं उनकी जो उसमें जो पॉसिबल स्प्रेड है वो काफ़ी कम है. सो दैट्स वाई उसका रिस्क कम. सो जब भी आपके पास कोई फ्यूचर कैश फ्लो आ रही हो तो यू हैव टू आस्क 3 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ फर्स्ट. हाउ अनसर्टेन इज दैट? अनसर्टेनिटी में वो सारे फैक्टर डालें जो आप समझते हैं कि स्टॉक को इफेक्ट कर सकते हैं इधर एडवर्सली और अगर आप स्टॉक को फेवरेबली भी वो करें. यू हैव टू कंसीडर ऑल ऑफ देम. वॉलेटिलिटी कि कितना वॉलेटाइल है एंड फाइनली स्प्रेड इन पॉसिबल आउटकम्स कि वो स्प्रेड ऑफ जो फाइनल आउटकम्स है उसमें जो स्प्रेड है वो कितना ज़्यादा. सो इफ़ यू कंसीडर ऑल 3 ऑफ दीज then you will get an idea of the risk of the investment you're investing in. There are many possible outcomes pi for expected rate of return. So हमने देखा था there are many possible outcomes pi जो है वो probability है of expected rate of return. उन probabilities को outcomes जितने भी अलग जो भी outcome होता है उसको probability से हम multiply कर लेते हैं और हम उन सब जो expected returns होते हैं probability से multiply करने के बाद उन सबको add करके हमारे पास एक expected return आ जाता है. Right, so we discussed the thing in the last lecture called bell curve assumption, right? So in this it is assumed that the forecasted outcomes of events will be distributed in the shape of a normal probability distribution. So bell curve assumption जो हमने देखी last time, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि bell curve इसे क्यों कहा जाता है? Because the shape is like a bell. The shape is like a bell. अगर आप bell देखते हैं तो जिस तरह bell होती हैं पुरानी बेल्स जो हुआ करती थी घंटियाँ, द शेप इज़ लाइक अ बेल, राइट. सो अब मैंने उसमें आपको बताया था कि बेल के जो शेप के अंदर पूरा कर्व आता है, जो एरिया आता है कर्व के अंदर वो 1 के इक्वल होता है. दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच इज़ बीन यूज्ड इन फाइनेंस. वो 1 के इक्वल होता है. फिर हम देखते हैं कि हमारा मीन जो मीन होता है वो बेल के बिल्कुल, जो मेरे पास अभी एक कोई पिक्चर भी आ रही है तो जो मीन होता है वो बेल के बिल्कुल सेंटर में होता है. तो अब हम जैसा कि हम देखें हम
देख रहे होते हैं कि जो मीन रिटर्न है वो क्या है। जब हमने देखा था कि जो मीन रिटर्न हमारे पास किसी आ रहा है वो 110 आ रहा है, मीन रिटर्न अगर हमारे पास 110 आ रहा है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि अब क्या पॉसिबिलिटी है कि स्प्रेड जो इस साइड कितना ज़्यादा जा रहा है, इस साइड कितना कितने दूर तक जा रहे हैं, और जितना स्प्रेड बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा रिस्की होगा स्टॉक। सो ये हमें कैसे पता चलता है, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि इज़ अ मेजर कि आपका जो मीन है उससे जो आगे पीछे उससे या तो पॉजिटिव बहुत दूर रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न इस साइड पे कितना जा रहा है, इस साइड पे कितना जा रहा है। जितना ये हमारा स्प्रेड ज़्यादा होगा उतना ही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा। सो हमने इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या एप्लीकेशंस होती हैं कि इफ़ इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो हम देखते हैं कि मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान जो एरिया आता है दैट इज़ अबाउट 68.26%, और जो मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज़ अबाउट 94%, 94 to 95%। सो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक रेंज आती है, उसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। वो रेंज हमारी लास्ट टाइम मैंने आपको निकाल के भी दिखाई थी। जब हम अपना मीन देखते हैं और प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी होती है, हर वो उसकी डिफरेंट, हर हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट होगी, बिकॉज वो डिपेंड कर रही होती है उसके डायनामिक्स पे कि मीन से हम देखते हैं कि जो रिटर्न है वो कितने दूर दूर जा सकते हैं, तो वो इस पॉसिबिलिटी पे होती है। तो अगर हम देखते हैं कि हमारा जो एवरेज रिटर्न है वो 10 है, मीन रिटर्न 10 है, लेकिन हमारी जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है इट इज़ 15, तो हम देखेंगे कि मीन से अगर हमारी हम देखते हैं मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25, 10 माइनस 15 इज इक्वल टू -5। सो अब देखते हैं हमारे पास एक रेंज आ जाती है -5 to 25। सो अगर अब हम 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वी आर 68.26% श्योर दैट कि जो हमारा रियल मीन होगा वो इस पॉसिबल रेंज के दरमियान में होगा। अब हम अबाउट 70% श्योर है कि जो हमारा रियल मीन, बिकॉज हम ये तो एस्टिमेटेड मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, हम उसकी बेसिस पे एक रेंज ले रहे हैं, हमें रेंज एक मिली। लेकिन जब हमने 1 स्टैंडर्ड डेविएशन उसको इक्वल करार दिए तो उसका मतलब है कि जो हमारा रियल मीन है वो हम अबाउट 70% श्योर के इसके दरमियान होगा। अगर कोई बंदा कहता है नो वी नीड मोर सर्टेनिटी, हम 95% श्योर होना चाहते हैं, तो फिर हमें उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एक राइट साइड पे भी करना पड़ेगा जो आपकी पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड पे। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से मुराद है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने देखा था कि पॉजिटिव साइड पे हमारी 15 आ रही थी, नहीं सॉरी, अगर हम देखते हैं, अगर ओवरऑल मैंने ऐसे कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है, तो 15 को मल्टीप्लाई कर दें अब 2 के साथ तो ये 30 हो जाएगी। तो अगर हमारा जो मीन रिटर्न था वो 10 था, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40, एक बड़ा इस साइड चला जाता है, और 10 माइनस 30 इज इक्वल टू -20। सो -20 और 40, अभी काफ़ी बड़ा इंटरवल हमारे पास आ जाता है। अब जो हमारे पास जो इंटरवल आता है वी आर 95% श्योर कि हमारी जो रियल वैल्यू है उसके दरमियान होगी। सो स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू दिस कॉन्सेप्ट्स। इफ यू आर स्टिल रस्टी, आई रिकमेंड to open your stat books again, or search on internet for stats, confidence intervals, and these kind of things, and you will be quite confident. But we will not be using any complicated thing, just the simple concepts. और अगर आप समझते हैं this is enough for you, then that's fine as well. Right. So the advantage we gain from using this, that after calculating the standard deviation for any particular investment, we have an idea that what the distribution or spread of possible outcomes is going to be like. So I just discussed that. If you use normal distribution, that we are sure that 68.26% of the times the actual future rate of return will lie within minus 1 standard deviation and plus minus 1 standard deviation and plus 1 standard deviation range. So I've just discussed that कि 68% एरिया कितना होता है और -1 और +1 standard deviation अगर हम देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. But then we discussed the coefficient of variation. Investment comparison criteria used to simultaneously account for risk and return. Coefficient of variation is equal to standard deviation divided by rate of return, expected or weighted average rate of return. Our objective is to minimize risk and maximize return. R is expected or weighted average rate of return. अब this is for कि अगर हमारे पास different standard deviation, देखें अगर हमारे पास same standard deviation वाले
अगर हमारे पास दो एसेट्स ऐसे आ जाते हैं जिनको हम कंपेयर करना चाहते हैं, दो सिक्योरिटीज ऐसी जिसको हम कंपेयर करना चाहते हैं, दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, देन इट्स ईजी, देन यू हैव टू सी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की सेम है। हमने देखना ये है कि ज़्यादा कौन सी सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न दे रही है, और जो सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा देगी वी विल सिंपली इन्वेस्ट इन दैट, बिकॉज कि दोनों का जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वो सेम है। बट इन दिस सेकेंड अगर हम देखते हैं कि उनके मुख्तलिफ रेट ऑफ जो हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न वो सेम है, रेट ऑफ रिटर्न दोनों का सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट है। अगर रेट ऑफ रिटर्न सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट हैं दो सिक्योरिटीज़ के, तो वी विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी जिसके स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी। मसला तब आता है जब हम दो सिक्योरिटीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनके स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिफरेंट है और रेट ऑफ रिटर्न भी डिफरेंट है। सो हाउ वुड वी कंपेयर दैट, कि मतलब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक एग्जांपल, आई वुड इनकरेज यू टू गो बैक एंड सी दैट, कि अगर दो सिक्योरिटीज़ की स्टैंडर्ड डेविएशंस भी डिफरेंट हैं और रेट ऑफ रिटर्न भी डिफरेंट, तो हाउ वुड वी कंपेयर देम। सो द ईजी वे टू डू दैट इज़ टू यूज़ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हमें बताता है रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। अगर हम उन दोनों की जो भी एक एसेट की स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उसको हम उसकी रेट ऑफ रिटर्न से, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या वेटेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से हम कंपेयर करेंगे, तो सॉरी से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक मेयर आ जाएगा, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और जिस इन्वेस्टमेंट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम होगा वी विल इन्वेस्ट इन दैट। इसका मतलब है कि वो जिस इन्वेस्टमेंट हम रिटर्न करें वो हमें पर यूनिट ऑफ रिटर्न सबसे मिनिमम रिस्क दे रही है। सो दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन। सो यूज़ दिस फार्मूला इफ़ यू हैव टू इन्वेस्टमेंट्स विद डिफरेंट with different expected return or weighted average return and standard deviations. Right, so that's the example. मैं आपको जो काफ़ी दफ़ा पहले बता चुका हूँ, because I think it's a bit hard to understand conceptually to start with, but once you get into that frame of mind, then you start thinking in standard deviations, you start thinking in normal curves, then it's not hard. Right, so this is the curve. अब यहाँ पे हमारा मीन है, हम ये देखना चाहते हैं कि दिस इज़ द एक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्टेड मीन जो अगले साल के लिए हमने निकाला है वो 10% में बस आ गए, लेकिन हमें देखना चाहते हैं हम कितने श्योर हैं। कि हम अगर चाहते हैं कि हमें 70% 68.26%, हम 70% श्योर हों कि जो हमारा मीन है वो एक रेंज में बता दीजिए उसके दरमियान आता हो, तो फिर हम देखेंगे जो मीन है +1 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड -1 स्टैंडर्ड डेविएशन हम कर लेंगे। तो जब हम वो करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमने देखा था 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने लास्ट केस में निकाली थी, दैट वाज अबाउट 23.24%। सो 10 + 23.24% इज 33.24%, दैट इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड 10 minus 23.24% is equal to -13.24%. So we are about 70% sure कि जो हमारा रियल मीन है वो इस रेंज के दरमियान होगा, we about 70% sure। लेकिन अगर हम इसको 95% श्योर करना चाहते हैं तो फिर हमें 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेना पड़ेगा, फिर हमें 23.24 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस भी करना पड़ेगा 10 से और प्लस भी करना पड़ेगा 10 से, तब हमें एक और बड़ी रेंज मिलेगी। ऑब्वियसली हमें ज़्यादा श्योरिटी चाहिए तो फिर हमें ज़्यादा बड़ी रेंज लेनी पड़ेगी। सो ज़्यादा जो बड़ी रेंज अगर हम लेंगे तो फिर हम 95% श्योर होंगे। और ये जो साइडों पे ये चीज़ आती है इसको हम कहते हैं टेल्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सो टेल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो टेल्स में इवेंट्स होती हैं ये बहुत एक्सट्रीम होती हैं, उनके होने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर हम देखें ये जो टेल्स हैं आप खुद सोच लें कि यहाँ पे सबसे मेजॉरिटी जो होगी जो हैपनिंग्स की सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत कम चांस है, लेकिन देयर स्टिल अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग, बट दैट इज़ वेरी लेस। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको दे सकूँ तो अगर आप ह्यूमन हाइट्स, अगर आप लोगों की हाइट्स की बात करते हैं तो मेजॉरिटी जो है उनकी हाइट्स यहाँ पे होती हैं, दैट इज़ अबाउट 5.8 या 5.9, मतलब 5, 8 and 9 inches or something like that. That is the average height. I'm not exactly sure about the average height. I'm just taking an estimate. So अगर हम ये देखते हैं तो अगर हम देखें कि एक बंदा जिसकी 8 फुट हाइट है, 8 फुट हाइट है, तो उसके चांस बहुत ही कम होगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक बंदा जिसकी हाइट 3 फुट है या 2.5 फुट है तो उसका चांस भी बहुत कम होगा। मेजॉरिटी जितने भी लोग होंगे उनकी जो हाइट है वो इस एरिया में फॉल करेंगे। सो इसी तरह रिटर्न्स में भी होता है कि आप खुद सोचेंगे अगर हमने 10 एस्टिमेट लिया तो हम अगर देखते हैं तो 60 या 70 या 50 भी, 50 इज एक्सट्रीम, 40 इज एक्सट्रीम, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, लेकिन जो यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें जो रिटर्न होगा वो यहाँ पे फॉल करेगा, या -40 की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, राइट। सो let's start discussing the portfolio risk and return.
Risk is relative. The risk from investing in stock of a company ABC usually decreases as you make more investments in other stocks of different unrelated companies. I discussed an example with you. Last time हमने डिस्कस किया था कि correlated risk और uncorrelated risks क्या होते हैं. Correlated risks वो होते हैं जो एक ही साथ बढ़ते हैं और एक ही साथ कम होते हैं, और अनकोरिलेटेड वो रिस्क होते हैं जो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं. अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम. हमने डायरेक्ट, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है कि एक चीज़ इंक्रीज़ होती है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है कि एक चीज़ अगर इंक्रीज़ होती है तो दूसरी डिक्रीज़ होती है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं. सो इन दिस केस द रिस्क फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक ऑफ ए कंपनी ABC यूजुअली डिक्रीजेज as you make more investment in the stock of different unrelated companies. अगर आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, पहले आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ, आप उसके अंदर एक और स्टॉक डालते हैं. मेरे पोर्टफोलियो में एक से ज़्यादा स्टॉक पोर्टफोलियो से क्या मुराद है? अगर मेरे पास 1 लाख रुपये पड़ा है तो मैं 2 एसेट्स में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, बजाय इसके मैं एक एसेट में इन्वेस्ट करूँ. और 2 एसेट में इन्वेस्ट करूँ तो 1 लाख की मुझे मुख्तलिफ परसेंटेज लेनी पड़ेंगी. 30% में एसेट ए में इन्वेस्ट कर दूँगा, 70% एसेट बी में इन्वेस्ट कर दूँगा. ये परसेंटेज में चेंज कर सकता हूँ. अगर ये दोनों स्टॉक अनरिलेटेड हैं, दोनों सारे गठे मूव नहीं करे, तो देन हमारा जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है. राइट, इट मीन्स इट्स यूजुअली डिक्रीजेस, नॉट ऑलवेज डिक्रीजेस. सो ये अभी हम इस पर भी डिस्कस करेंगे बट कि हमेशा क्यों नहीं डिक्रीज होता, और यूजुअली से बनाते हैं कि मोस्टली वो डिक्रीज होता है. Portfolios may have 2 or more stocks, bonds or other securities and investments and a mix of all. A portfolio has to have at least 2 stocks, bonds और other securities. देखिए एटलीस्ट 2 होने चाहिए. अगर 2 होंगे तो हम देख सकते हैं उनकी कोरिलेशंस क्या हैं, और उनकी हम जो परसेंटेज चेंज करके हमें पता चलेगा कि हमारा रिस्क इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग. लेकिन अगर 2 से कम है तो वो फिर सिंगल स्टॉक सिक्योरिटी हो जाती है हमारे पास. तो पोर्टफोलियो मे हैव 2 or more stocks, bonds and other securities and investments or a mix of all. ये स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स या हो सकता है कि इधर स्टॉक्स हों या बॉन्ड्स हों या सिक्योरिटीज़ हों, या इनका कम्बिनेशन भी हो सकते हैं. आप स्टॉक्स भी ले सकते हैं, बॉन्ड्स भी ले सकते हैं, और मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ लेके आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं. And investments are a mix of all. We will focus on stock portfolios. So abhi, to make things simple for you to start with, we'll start with the stock portfolios. This is a logical fact because when you talk about one business which is earning you rupees 1,000 a month, then you not look only on this business when you're running another business that is losing you 200,000 a month. देखिए जब आप आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपने दोनों में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो एक बिज़नेस आपके लिए 1 लाख रुपया एक महीने का बना रहा है, दूसरा बिज़नेस हमारे पास 2 लाख रुपये लूज़ कर रहा है. सो इन दिस केस यू विल से, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हमें सिर्फ उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए 1 लाख रुपये महीने में बना रहा है और दूसरे में इन्वेस्ट ना करें. सो दैट माइट बी राइट, लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि जो हमारा 1 लाख रुपये महीने मंथ में अभी बना रहे हो, बाद में हो सकता है मनी लूज़ करना शुरू कर दें, और जो दूसरा बिज़नेस हो वो इनिशियल स्टेजेस पे हो, 2 लाख अभी लॉस हो रहे हैं महीने के, लेकिन बाद में हम पैसे गेन करना शुरू कर दें. सो लेकिन अगर हम दोनों बिजनेसेस में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वी आर बेटर ऑफ, हमारा रिस्क कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जस्ट इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ दीज बिजनेसेस, उसमें रिस्क ज़्यादा है. यू हैव टू लुक एट ऑल द बिजनेस एंड द ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न यू आर जनरेटिंग. आपको सारे बिजनेस अपने देखने पड़ेंगे और ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे. आप सिर्फ एक रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे कि एक बिजनेस में 1 लाख रुपये प्रॉफिट हो गया है तो बस उसी को अपने एनालिसिस में रखूँ, बाकी नहीं. जो 2 लाख लॉस हुआ है उसको भी देखना है. उसके अलावा हो सकता है और भी बिजनेसेस आपके हों, और फिर आपका ये बिजनेसेस का पोर्टफोलियो होगा, आप उसका ओवरऑल रिटर्न देखेंगे. इसी तरह हम लेते हैं जब हम बात करते हैं स्टॉक पोर्टफोलियोज के, तो उसमें भी हम ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न देखते हैं. हम सिर्फ उसमें एक स्टॉक का रिटर्न नहीं देख रहे होते हैं, एक स्टॉक का क्या रिटर्न है, हम देख रहे होते हैं कि ओवरऑल हमारे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है. यू हैव टू लुक एट ऑल द बिजनेसेस and the overall rate of return you are generating. Similarly, if you are investing in the bonds or stocks, then you need to look at the overall rate and return of the portfolio. Right, so the important thing to remember is that the risk of a particular share of a company will change if you are investing in the share after you have portfolio of many other stocks. देखिए अगर हम पोर्टफोलियो की, अगर हमने सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके बाद हम और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं कि हमारे पास हमारा, तो अगर हम एक से ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट जैसे ही करना शुरू करेंगे तो हमारा जो एक स्टॉक का रिटर्न है वो रिस्क चेंज हो, जो हमारे पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो रिस्क है जो वो चेंज होना शुरू हो जाएगा. हमने जैसे देखा था कि एक स्टॉक हम रिस्क कैसे देखते हैं, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है. अब हमारे पास 2 स्टॉक्स आ जाते हैं तो हम उन दोनों के देखते हैं कि अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है,
और उन दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशंस को ऑब्वियसली देखें, एक स्टॉक था तो हम क्या देख रहे थे कि डिफरेंट आउटकम्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट आउटकम्स की हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखी, उसके बाद में सारा कुछ उसके ऊपर अपना एनालिसिस किया। अब हमारे पास एक ज़्यादा स्टॉक है, तो अब हम देखेंगे कि अब उनकी कम्बिनेशन से जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी, पहले तो हम देखेंगे उनकी अपनी स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या है, फिर हम देखेंगे उनकी कोरिलेशंस क्या है। कोरिलेशन से मुराद है कि वो स्टॉक इकट्ठे मूव करें या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करें। अब इस सारे को देख के एक नया हमारे पास फार्मूला आएगा जिसके तहत हम पोर्टफोलियोज़ के स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालेंगे कि एक इंडिविजुअल स्टॉक की स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ आ रही है, लेकिन अगर हम दोनों स्टॉक्स को इकट्ठा कर लेते हैं कि हमारे पास अगर 1 लाख रुपये है तो हम 50-50 बाय कर लेते हैं या 60-40% बाय कर लेते हैं, तो हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है पूरे पोर्टफोलियो की वो क्या आएगी, वो ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, उससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। If you already have a large number of investments which you have made, and then if you invest in a particular share of a company, in a particular share in a company ABC will be different. So अगर आपके पास कम शेयर, मतलब आपके पास अगर एक ही शेयर है या 2 शेयर हैं, आपने जो बाई किए तो आप और शेयर ऐड करते हैं तो जो रिस्क में फ़र्क आएगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन आपने अगर ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप एक और शेयर में इन्वेस्ट करें तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा। सो वो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंट एंड व्हाई इट इज़ डिफरेंट। The important thing to remember is that risk of a particular share of a company ABC will change if you are investing in that share after you have portfolios of many other stocks. Right, so the important thing to remember is that risk of a particular share of a company ABC will change if you are investing in that share after you have portfolio of many other stocks. जो डाइवर्सिफिकेशन में देखा था कि जो रिस्क है वो एक पर्टिकुलर स्टॉक का चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में आप एक शेयर ऐड कर रहे हैं तो उसका रिस्क डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू एडिंग इन अ स्टैंड अलोन शेयर। Investing in many different shares and bonds and projects of different companies in different countries can reduce risks. अच्छा, हमने पहले देखा कि investing in many different shares and bonds and projects of different companies in different countries can reduce risks. पहले हम देख रहे थे कि हम अगर different stocks में अगर हम investments करते हैं तो different stocks का एक portfolio बनाते हैं तो हमारा जो overall risk होगा वो कम होगा। अगर हम stocks, bonds और securities को ऐड करते हैं तो वो भी हमारा different होगा। लेकिन हम उसके अलावा ये भी कर सकते हैं, हम different last time पे हमने डिस्कस किया था, we can invest in different companies में obviously वो stocks में आ जाता है, लेकिन हम different countries में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ स्टॉक हम एक स्टॉक मार्केट से उठा सकते हैं, कुछ स्टॉक हम दूसरी स्टॉक मार्केट से उठा सकते हैं, कुछ अगर हम बात करते हैं तो वो हम नैस्डैक से खरीद सकते हैं अमेरिका से, कुछ स्टॉक हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज से ले सकते हैं, कुछ कराची स्टॉक एक्सचेंज से ले सकते हैं, कुछ सेंसेक्स से ले सकते हैं जो इंडिया की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। सो what I'm trying to say is that you can get an exposure to different countries if you want to, if you think that that's good for you, you can do that. Diversified portfolios can reduce risk. जो diversified portfolios हैं वो risk को reduce कर सकते हैं। The level of risk generally reduces as the size of the portfolio increases. The level of the risk, जो रिस्क का लेवल है वो जनरली डिक्रीज करता है एज द साइज ऑफ द पोर्टफोलियो इंक्रीजेस। लेकिन कितना बड़ा साइज हो, मतलब कि रिसर्च ने हमें ये भी बताया कि एक पोर्टफोलियो में अगर हम इफ़ वी कीप ऑन एडिंग शेयर्स, अगर हम शेयर्स को ऐड करते जाएं तो पोर्टफोलियो तो का साइज हमारा बड़ा होता जाएगा और रिस्क हमारा कम होता जाएगा। लेकिन वो कब तक कम होगा? और उसके अलावा शेयर्स को बाय और सेल करने पे कॉस्ट भी होती हैं। अगर आप शेयर बाय करेंगे तो उस पर आपको ब्रोकर्स को शेयर देना पड़ता है, परसेंटेज एक होती है, दैट इज़ माइनर, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्टिंग। और आपने ये देखना है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो क्या है, और ये सब चीज़ें आपको कंपेयर करनी पड़ती हैं। लेकिन ओवरऑल इफ़ यू कीप ऑन एडिंग शेयर्स आपका रिस्क रिड्यूस होता रहेगा। लेकिन कहाँ तक होगा, ये क्या रिसर्च हमें क्या बताती है कि ऑब्जर्वेशन कहाँ तक लेके जा रही है। जस्ट कमिंग टू दैट नाउ। What matters is the overall risk and return on the entire portfolio or collection of investments. The risk and return of an individual investment in a stock or bond should be seen in terms of its incremental effect on the overall portfolio. So that is the important thing. मैंने आपसे पहले भी अभी इस लेक्चर में हमने शुरू में देखा कि ओनली रिलेटिव रिस्क मैटर्स। रिलेटिव रिस्क से क्या मुराद है? व्हाट मैटर्स इज द ओवरऑल रिस्क एंड रिटर्न ऑन द एंटायर पोर्टफोलियो। ऑब्वियसली देखें, जो हमने बिजनेसेस की बात की थी, बिजनेस से अगर हमें 1 लाख रुपये फ़ायदा हो रहा है, दूसरे से हमें 2 लाख नुकसान हो रहा है, तो हमारे पास 2 बिजनेसेस हैं, हम अपना ओवरऑल रिटर्न देखेंगे। हम सिर्फ एक बिजनेस का फ़ायदा या सिर्फ दूसरे बिजनेस का नुकसान ही देखेंगे, विल सी द ओवरऑल रिटर्न। इसी तरह जब हमारे पास एक पोर्टफोलियो जिसके अंदर 2 स्टॉक हैं तो उनका एक पहले एक हम ये देखेंगे कि एक हमारा जो फ़ायदा या नुकसान हमें स्टॉक ए से हो रहा है या स्टॉक बी से हो रहा है, हम ओवरऑल उसका देखेंगे। और जब हम तीसरा स्टॉक उसमें ऐड करेंगे तो हम ये नहीं देखने वाले कि उसका इंडिविजुअली
रिस्क या रिटर्न क्या है, हम उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे और हम देखेंगे हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न कैसे चेंज हो रहा है और उससे पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, और उसके मुताबिक हमारा सारा एनालिसिस होगा। बिजनेसेस में भी देख लें, एक हमारा 1 लाख रुपए में फ़ायदा दे रहा है जो एग्जांपल में डिस्कस की, दूसरा में 2 लाख नुकसान दे रहा है, तीसरा जो बिजनेस आएगा उसको जो हम ऐड करेंगे तो हम ओवरऑल अपनी पोजीशन देखेंगे बजाय इसके कि हम सिर्फ इंडिविजुअल बिजनेसेस पे देखें। So only relative risk matters. The risk and return of an individual investment in stock or bond should be seen in terms of incremental effect on the overall portfolio. So ये हमें देखना पड़ेगा कि incremental effect overall portfolio पे क्या है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उसका individual risk and return क्या है। So remember this thing कि portfolio में dynamics आके individual stocks का जो risk होता है it doesn't matter. The only thing which matters is the overall risk and return of the entire portfolio, and you have to be very concerned about that. Investment rule. Investors will try to maximize portfolio return and minimize portfolio risk. Right, so now we discussed that कि investors की हमेशा कोशिश होती है कि वो portfolio का return maximize करें और minimize करें portfolio के risk को. Investors will not take on additional portfolio risk unless compensated with additional portfolio return. So investors कभी भी additional portfolio risk नहीं लेंगे unless कि उन्हें additional portfolio return मिले. राइट, सो वी डिस्कस द एग्जांपल। अभी मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि अगर हम देखते हैं तो सबसे किसी भी मुल्क में सबसे जो लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, जो गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उसका जो रिस्क होता है वो सबसे कम होता है। हमने अपनी एग्जांपल्स जो हम ले रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जो रिटर्न है वो 10% ऑफर करेंगे। 10% हो सकता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट 10% ऑफर करे, या जो अगर हमारे जो यूएस गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स हैं वो आजकल 2 या 3% ऑफर कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज़्यादा हाई है वहाँ से। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनकी जो रिटर्न है वो डिफरेंट होगा। इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन, इसलिए कम से कम इन्फ्लेशन से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो देन इन्वेस्टर्स would prefer to invest in those things. अगर इंटरेस्ट रेट जो ऑफर किया जाए वो इन्फ्लेशन से भी बहुत ज़्यादा लो हो तो nobody would like to invest. लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अलावा कोई चारा भी नहीं है, अगर वो रिस्क रेट से अगर वो इन्फ्लेशन से कम भी रेट दे रहे हैं और तो तब भी अगर आप अपना पैसा अपने पास रख रहे हैं या बैंक में रख रहे हैं तो वो रिटर्न उससे भी कम होगा। सो द बेस्ट रिटर्न यू कैन गेट रिस्क फ्री इज़ द गवर्नमेंट रिटर्न विच इज़ एंड यूजली वो इकॉनमी में सबसे कम रिटर्न होता है। सो गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट के रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। जो अब गवर्नमेंट का जो पहली बात है डिफ़ॉल्ट रिस्क वगैरह को छोड़ जो भी हम देखते हैं, सबसे पहली बात हमने जो 3 बातें की कि वॉलेटाइल, अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट की जो हमने सिक्योरिटी ली उसमें कम है बिकॉज गवर्नमेंट इज़ ह्यूज, गवर्नमेंट की फाइनेंसेस काफ़ी हाई हैं और इवन जो वेरी बैड परफॉर्मिंग गवर्नमेंट्स भी होती हैं दे हैव सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी एंड किसी भी इंडिविजुअल से किसी भी गवर्नमेंट को कंपेयर नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट पावर इन एनी कंट्री। सो इसलिए गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी हम बाय करेंगे तो उसमें अनसर्टेनिटी एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज एंड अदर स्टाफ सबसे कम होती है। वॉलेटिलिटी भी इसमें कम है। एंड सेकंड जो हम देख रहे थे कि स्प्रेड ऑफ द फ्यूचर आउटकम्स, और गवर्नमेंट ने हमें इंश्योर कर दिया कि इतना आपको हम रिटर्न देंगे तो स्प्रेड भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो उन तीनों क्राइटेरियाज़ की वजह से इसमें रिस्क सबसे कम है। सेकंड हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे या कोई कंपनीज जो बॉन्ड्स इशू करते हैं। और कंपनीज के बॉन्ड्स पे हम जाते हैं तो अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी एंड स्प्रेड ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। अब अनसर्टेनिटी, स्प्रेड ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज उन्होंने हमें इंश्योर कर दिया कि हम आपको 15% देंगे। 15% पे अगर हम डिसाइड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में 15% मिलता रहेगा, फिर हमें फेस वैल्यू मिल जाएगी, उसके बेसिस पे हमने अपना सारा एनालिसिस किया हुआ। लेकिन जो कंपनी है वो इट्स स्मॉल एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट, वो फेल हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकते हैं। इन केस ऑफ अ फेलियर वी विल गेट द मनी, हमें पैसा हो सकता है मिल जाए, हो सकता ना मिलेगा तब जब वो कंपनी के एसेट्स जाएंगे सबसे पहले हमें पैसा दिया जाएगा इफ़ यू आर द बॉन्ड होल्डर्स। लेकिन हो सकता है कि वो आपको ना भी मिले या फिर टाइम ज़्यादा लग जाए आपको पैसा मिलने में, हो सकता है कुछ कोर्ट केसेस वगैरह हो सकते हैं। इज़ मोर अनसर्टेनिटी विद इन्वेस्टिंग इन अ कंपनीज बॉन्ड, दैट्स वाई जो उनका रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारे रिस्क फ्री रिटर्न, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिटर्न से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न। एंड फाइनली वी कम टू द स्टॉक्स, एंड स्टॉक्स का रिटर्न सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज़्यादा है। वाई? बिकॉज जो स्टॉक जो लोग इशू करते हैं कंपनीज, उनके लिए जो रिटर्न रेट ऑफ जो रिटर्न वो ऑफर करते हैं सबसे ज़्यादा है, और जो लोग उनसे मांग रहे होते हैं सबसे ज़्यादा। उसका रीज़न ये है, अब 3 चीज़ें देखें। सबसे पहली चीज़
अनसर्टेनिटी अगर है तो कंपनी कैन फेल, अगर कंपनी फेल करेगी तो यू कैन लूज ऑल योर इन्वेस्टमेंट, so that is a huge risk which you're bearing. Second thing, volatility भी काफ़ी आ सकती है, and spread of future outcomes. Volatility में देखें, volatility और spread of future outcomes में हम ये चीज़ देख लेते हैं कि जो उनका डिविडेंड है हो सकता है कंपनी पे करे, हो सकता है कंपनी ना पे करे, अगर पे करेगी तो कितना करेगी, वी आर नॉट एक्जैक्टली श्योर, वी डू ऑल द एस्टिमेट्स, एंड फाइनली जो हमारी शेयर की प्राइस है वो इंक्रीज हो सकती है, वो डिक्रीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. सो वी आर टेकिंग एक्सेप्शनल रिस्क विद दैट, और इसकी वजह से जो इस पर रेट ऑफ रिटर्न वो सबसे ज़्यादा आई है, दैट इज़ about 20%. So that's why. देखिए मैंने आपको मैं अभी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ नहीं ले रहा, I'm just taking 3 securities, and उनको मैं बार बार ला के आपके सामने रख रहा हूँ, एंड मुख्तलिफ क्राइटेरिया से मैं आपको बता रहा हूँ कि why the risk dynamics are different and why and what is the effect on the rate of returns. You can easily see कि the less risky a security, the less the required rate of return, as is in the case of government bonds. The more risky security, the more is the rate of return, as is the case with stocks. And stocks से ज़्यादा अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा रिस्की होती हैं. We'll discuss them in the future. Right. So coming to types of risk for a stock. Types of stock related risks which cause uncertainty in future possible returns and cash flows. So total stock risk is equal to diversifiable risk plus market risk. दो किस्म के रिस्क हैं. एक रिस्क है विच इज़ कॉल्ड डाइवर्सिफाइबल रिस्क, इसका मतलब ये है कि ये रिस्क डाइवर्सिफाई किया जा सकता है. दूसरा मार्केट रिस्क है जो डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता. सो हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों की implications क्या है. Right, so when we come to diversifiable risk, it is known as company specific or unique और नॉन सिस्टमेटिक रिस्क. राइट, सो ये चीज़ें याद रखें. कंपनी स्पेसिफिक कई दफ़ा हमें वर्ड से काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो इफ़ यू पे सम अटेंशन यू विल गेट टू नो कंपनी स्पेसिफिक और यूनिक और नॉन सिस्टमेटिक रिस्क. It is associated with random events associated with each company whose stocks you are investing in. That is winning a major contract, losing a court case, successful marketing campaign, losing a charismatic CEO, diversifiable. Right, so इसमें देखिए जो कंपनी से स्पेसिफिक रिस्क हैं, कंपनी के अपने रिस्क इंटरनल रिस्क कहा जा सकता है. कंपनी से स्पेसिफिक यूनिक और नॉन सिस्टमेटिक इंटरनल रिस्क ऑफ कंपनी. इट इज एसोसिएटेड विद रैंडम इवेंट्स एसोसिएटेड विद ईच कंपनी. जो रैंडम इवेंट्स हैं एक कंपनी से जिसका ताल्लुक है, सारी कंपनी से उसका ताल्लुक नहीं है. स्टॉक्स यू आर इन्वेस्टिंग इन. सो उसमें हो सकता है कोई कंपनी एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट जब विन करती है तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द कंपनी, और वो उसका अपना रिस्क है. अगर वो लूज़ भी करती है तो तब भी लूजिंग अ कोर्ट केस, दैट्स अनदर रिस्क कंपनीज हैव टू डील विद. आजकल काफ़ी कॉपीराइट इश्यूज़ होते हैं. उसके अलावा नेग्लिजेंस, एक्सटर्नैलिटीज़, कंपनीज हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ इश्यूज़. कॉर्पोरेट लॉ इज़ अ ह्यूज ब्रांच ऑफ लॉ जिसमें अब काफ़ी एक्सेप्शनल इंक्रीजेज आ रही हैं कि कॉर्पोरेट केसेस को कैसे डील किया जाए. उसके लिए लॉयर्स अलग से ट्रेन करते हैं, स्पेशली दे डील विद कॉर्पोरेट केसेस. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्वड इन कॉर्पोरेट केसेस, तो इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है. लेकिन इंडिविजुअल कंपनीज के मोस्टली केसेस होते हैं. सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स, मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी कंपनी की एक मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल है तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू. लेकिन अगर वो नहीं है तो दैट कैन बी potentially a huge hazard for your company, and इसके भी इफेक्ट होंगे. लेकिन दिस इज कंपनी स्पेसिफिक. देखिए एक कंपनी की स्पेसिफिक है. एक कंपनी की मार्केटिंग अच्छी होती है तो इसको उस कंपनी को इससे फ़ायदा होगा, बाकी कंपनीज को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होगा. या बुरी है तो बाकी कंपनी को नहीं. लूजिंग अ CEO, अगर आपका CEO कंपनी का चल जाता है. सो ऑल दीज रिस्क आर डाइवर्सिफाइबल. डाइवर्सिफाइबल से मुराद है कि जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो जब हम स्टॉक्स को इकट्ठा करना शुरू करते हैं तो जो ये वाले रिस्क होते हैं डाइवर्सिफाइबल रिस्क, ऑल दीज रिस्क आर डाइवर्सिफाइबल, वो डाइवर्सिफाई हो जाते हैं. रिस्क कैन बी रिड्यूस यूजिंग डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन से मुराद है जब हम एक से ज़्यादा एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो ये वाले जो रिस्क होते हैं कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता. देखें कैसे. जब हम सबसे पहले जो हमने एग्जांपल डिस्कस की उसमें हमने देखा कि एक बंदा जिसने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दो बिजनेस में इन्वेस्ट किया, एक उसको 1 लाख रुपये प्रॉफिट दे रहा है, दूसरा उसको 2 लाख रुपये नुकसान दे रहा है. राइट, सो 2 बिजनेस आ गए. सो अगर उसने सिर्फ एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता जिनमें से हो सकता है कि या तो सिर्फ 2 लाख रुपये उसको नुकसान हो होता या 1 लाख रुपया उसे फ़ायदा हो रहा होता. तो अब बेसिकली जो वो ओवरऑल रिस्क जब वो देखेगा तो वो एक बिजनेस का रिस्क नहीं देखेगा, वो दोनों के कम्बिनेशन में देखेगा. और अगर देखें अगर उसने सिर्फ एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता तो कंपनी का जो स्पेसिफिक रिस्क है, मतलब कि 2 लाख का नुकसान है उसके ऊपर ज़्यादा फ़र्क पड़ता. लेकिन अगर उसने दोनों में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो जो 2 लाख का उसका नुकसान हुआ है वो 1 लाख के प्रॉफिट की वजह से कम हो गया. तो इसका मतलब है कि जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क था वो 2
एंटिटीज़ में, 2 बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से कम हो गया। हो सकता है वो 3 में इन्वेस्ट करे, 4 में करे, उससे कम हो जाए। सो अगर ये है कि जब हमारे नंबर ऑफ एसेट्स पोर्टफोलियो में बढ़ते हैं तो जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हैं वो इतना मैटर नहीं करते, वो डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। रिस्क कैन बी रिड्यूस यूजिंग डाइवर्सिफिकेशन. The bad random events affecting one stock will offset the good random events affecting another stock in your portfolio, as I just discussed. Coming to the market risk, it is known as non-diversifiable risk, diversifiable, systematic, country-wise, or beta risk. It is associated with macroeconomic or socio-political or global events that systematically affect stock price investment in every stock market in the country. So, मैक्रोइकोनॉमिक्स इज़ इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्सेप्ट एंड आई रियली होप कि आपने मैक्रोइकोनॉमिक्स पर एक कोर्स पढ़ा होगा। मैक्रोइकोनॉमिक्स होता है कि जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं पूरी इकॉनमी को इफेक्ट करते हैं, उसमें हम देखते हैं। सो जो मैक्रोइकोनॉमिक रिस्क होते हैं वो अब सारे स्टॉक्स को इन्वेस्ट कर रहे को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो फिर आप जितने भी एसेट्स अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा लें, आप इस रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज वो उसकी वजह से सारे हमारे स्टॉक्स इफेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, अगर महंगाई ओवरऑल बढ़ी है तो उसका इफेक्ट सारे स्टॉक्स पे पड़ेगा। इन्फ्लेशन की वजह से स्टॉक प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। मैक्रो मार्केट इंटरेस्ट रेट्स, जो हमारे इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक सेट करता है, गवर्नमेंट सेट करती है, उसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिकॉज जो हमें बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट होता है या फिर हमें किसी बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट चाहिए, वो जो भी स्टेट बैंक इंटरेस्ट हमारा सेटअप करता है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज पॉइंट ऊपर होता है। सो अगर वो हाई कर देंगे तो सारे इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएंगे और बिजनेस के लिए नई इन्वेस्टमेंट्स करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज द हायर द इंटरेस्ट रेट्स द मोर द इंटरेस्ट यू हैव टू पे। एंड आपको पता है कि अगर ज़्यादा इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाए तो कंपनी डिफ़ॉल्ट भी कर सकती है। सो इट कैन हैव पोटेंशियली वेरी हैज़र्डस इफेक्ट ऑन द कंपनी। रिसेशन से क्या मुराद है कि अगर हमारी इकॉनमी बहुत बुरा परफॉर्म, देखिए दो इकॉनमीज बेसिकली दो इसमें चीज़ें होती है। एक होता है बूम ये होता है कि इकॉनमी ऊपर की तरफ जा रही है, जिस तरह कि हमने बेयर मार्केट की डिस्कस की थी, इकॉनमी ऊपर की तरफ जा रही है, जॉब्स बढ़ रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, एंड यू नो हर चीज़ अच्छी तरफ जा रही है। टैक्सेस ज़्यादा पे हो रहे हैं गवर्नमेंट को, बिकॉज प्रॉफिट ज़्यादा हैं कंपनीज के, उस पर टैक्सेस ज़्यादा पे हो रहे हैं। सो इट्स अ हैप्पी गो मेरी अच्छी सिचुएशन है सबके लिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इकॉनमी नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे, कंपनी को लॉसेज होना शुरू हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी, वो इन्वेस्टमेंट्स कम कर दें, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए। सो ऐसी सिचुएशन आती है, उसको रिसेशन कहते हैं, जो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। सो रिसेशन से भी सारी कंपनीज इफेक्टेड होती हैं और बूम से भी इफेक्टेड होती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन बूम की वजह से लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, अच्छी सिचुएशन जा रही है, तो उनको एक बूस्ट मिला हुआ होता है। तो हम समझ लेते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है, दे आर परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल, लेकिन जब टफ हालात आते हैं तो वो कंपनी फेल कर जाती है। रिसेंटली वी हैड अ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस इन द होल वर्ल्ड इन 2007, इन द एंड ऑफ 2007-2008। सो वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, वो रिसेशन, अभी भी उसके इफेक्ट्स मौजूद हैं। अमेरिका की इकॉनमी अभी तक पूरी तरीके से रिसेशन से नहीं निकल सकी, और जो यूरोपियन इकॉनमीज हैं वो भी अभी प्रॉब्लमेटिक है, दे आर स्टिल सफरिंग। So there is a huge part of economics is how to deal with recessions and these kind of things. John Maynard Keynes, who is the founder of macroeconomics, उनकी काफ़ी अच्छी इसके बारे में सजेशंस हैं। If you want to see the theory of interest and money is the book, इसके अंदर उन्होंने अपने सारे आइडियाज़ दिए, एंड वो अक्सर रिसेशन में उनकी पॉलिसीज़ को यूज़ किया जाता है। और यू कैन थिंक अबाउट दिस पॉलिसीज एज वेल। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो सी मैक्रोइकोनॉमिक्स में सब चीज़ें आती हैं, एंड यू विल फाइंड आउट अबाउट दैट। अब रिसेशन और वॉर का ऑब्वियसली देखिए आजकल अगेन, पहले भी वॉर ऑन टेरर तो हो चुकी है, लेकिन अब पाकिस्तान में जो हमारी करंटली तालिबान के साथ जो सिचुएशन जा रही है उसकी वजह से हमारे बिजनेस कितने इफेक्ट हो रहे हैं, तो ओवरऑल इससे सारे बिजनेस इफेक्ट होते हैं। मार्केट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस बाय डाइवर्सिफिकेशन। जो मार्केट रिस्क होता है वो हम डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस नहीं कर सकते, एंड वी हैव टू बेयर दैट रिस्क। अब हम देख लेते हैं, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क होता है, जो स्टॉक का रिस्क होता है, वो मिनिमाइज किया जा सकता है। तो कितना मिनिमाइज किया जा, अगर लेकिन कितने स्टॉक पर ऐड किया, मतलब कितना अगर मिनिमाइज किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली हमें स्टॉक्स वी हैव टू कीप ऑन एडिंग स्टॉक्स टू मिनिमाइज दैट रिस्क। लेकिन हम कब तक स्टॉक ऐड करेंगे, कितने स्टॉक ऐड करेंगे, ये हम देखना चाहते हैं कि कितने स्टॉक ऐड करें तो हमारा आइडियल पोर्टफोलियो होगा। अगर उससे ज़्यादा स्टॉक ऐड करेंगे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। About 100% of diversifiable risk and 50% of the total risk can be removed by diversification across 40 stocks. Just 7 carefully chosen uncorrelated stocks might be enough to remove 30% of the total risk. So अगर आपने
7 केयरफुली चोजन अनकोरिलेटेड स्टॉक्स, कोरिलेशन जिनकी अभी हम कोरिलेशन और कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज कोरिलेशन, वो फाइंड कैसे होती है और वो हम कैसे यूज़ करते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे यूज़ होता है, सो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोरिलेशन 7 केयरफुली चोजन अनकोरिलेटेड स्टॉक्स, 7 केयरफुली चोजन अनकोरिलेटेड स्टॉक्स से मुराद है कि कोरिलेटेड नहीं, डिफरेंट डायरेक्शन से मूव करें। अगर हमने वो चूज़ करें तो हमारा 30% ऑफ द टोटल रिस्क हम रिमूव कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में से। लेकिन ये इसके अलावा ये देखा गया है कि अबाउट 100% ऑफ डाइवर्सिफाइबल रिस्क, अगर हम 40 स्टॉक्स हम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क था वो अबाउट 100% वो रिमूव हो जाता है एंड 50% ऑफ द टोटल रिस्क कैन बी रिमूव बाय डाइवर्सिफिकेशन अगर हमने 40 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ। सो आप याद रखें कि अगर आपने सारे अनसिस्टमैटिक रिस्क को ख़त्म करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन एटलीस्ट 40 स्टॉक्स में करें। वैसे रिसर्च से पता चलता है नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। एंड इसके अलावा अगर आपने कम स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो एटलीस्ट इन्वेस्ट इन 7 केयरफुली चोजन अनकोरिलेटेड स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप सिर्फ उसमें फिर आप सिर्फ मार्केट रिस्क से इफेक्ट होंगे, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिस्क से इफेक्ट नहीं होंगे। सो दैट इज़ अ वेरी गुड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट। Right, portfolio rate of return, portfolio's expected rate of return, it is a weighted average of expected return of each individual investment in the portfolio. So again, it is similar to that. Portfolio को जो expected return rate of return है, it is the weighted average of expected return of each individual investment in the portfolio. जो ऑब्वियसली देखें, अब मैंने आपको बताया कि देखें जो पोर्टफोलियो में इंडिविजुअल स्टॉक्स होंगे उनकी वेटेड एवरेज देखेंगे कि हमारे अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है तो ए में कितनी परसेंटेज इन्वेस्ट किया स्टॉक ए में और बी में कितनी परसेंटेज इन्वेस्ट की है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारे पास और उन सबको हम जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आ जाएगा। ये देख लें RP इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाई X1, रेट ऑफ रिटर्न ऑन 1 और उसमें कितनी परसेंटेज इन्वेस्ट की हुई, R2 मल्टीप्लाई बाई X2, रेट ऑफ रिटर्न ऑन 2 मतलब स्टॉक बी में कितना इन्वेस्ट रिटर्न कितना है और उसमें हमने इन्वेस्ट कितना परसेंटेज किया हुआ 1 लाख रुपए का। सो इसी तरह से हम ये सबको ऐड करके प्लस कर देंगे तो हमारे पास पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। Where N is different investments, stock, bonds, projects. So ये 1 से N तक जो जा रही हैं different investments, stock, bonds, projects in your portfolio. R1 represents the expected return in per annum. R1 represents the expected return in per annum on the investment number 1, and X1 represents the weight of that investment, and X1 represents the weight of the investment. अगर 1 लाख में से हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया हो तो 10% हमारा वेट हो जाएगा उस इन्वेस्टमेंट का। Number 1, fraction of the rupee value of the total portfolio that investment number 1 represents. Right, so let's see an example. Suppose you hold a portfolio of 2 stock investments. इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 30 इन स्टॉक ए एंड 70 इन स्टॉक बी। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर 100 रुपये है तो हमने 30 रुपीज़ स्टॉक ए में इन्वेस्ट किए 70 और 70 बी में, तो ये 30% और 70% होगी। और जो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो स्टॉक ए पे 20% है और स्टॉक बी पे 10% है। सो 20% 30% इन्वेस्टमेंट इसमें भी है और 10% हमारा रिटर्न इसका है और 70% इन्वेस्टमेंट इसमें है। सो लेट्स सी हाउ द नंबर्स वर्क। देखें RA इज़ 20%, रिटर्न उस पर 20% है और जो उसमें हमारा परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है 30 डिवाइडेड बाय 100 इज़ 30%। अब इन दोनों को इसका जो रिजल्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 6% आ जाएगा। सेम इज़ द केस विद द अदर थिंग। 10% ये रिटर्न है और 70 डिवाइडेड बाय 100 इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो इसको कर लेंगे तो हमारे पास 7% आएगा। तो ओवरऑल इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ओवरऑल हमारा जो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा दैट इज़ 13%। Portfolio rate of return. 2 stock investment portfolio risk. Portfolio is generally not the weighted average risk of individual investment. In fact, it is usually less. देखिए पोर्टफोलियो की जो होती है वो जनरली वेटेड एवरेज नहीं होता, यूजली लेस होता है, वेटेड एवरेज से कम होता है। वो इस वजह से होता है कि हमें कोरिलेशन इफेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे। कोरिलेशन इफेक्ट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Right, so that is वैसे I'm giving you a general idea of correlation effect. अब correlation में जब हम आते हैं तो इसमें दिस इज़ द बेसिक फार्मूला। इसमें हम ये देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट वाली स्टॉक जो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक में उसको हम रेज़ टू पावर 2 करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको हम स्केल कर लेते हैं। अब बी में जो हमारी परसेंटेज आई है उसमें उसको भी हम रेज़ टू पावर 2 करेंगे, उसमें जो उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको भी हम स्क्वेयर करेंगे। फिर 2 इंटू परसेंटेज इन ए, परसेंटेज इन बी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए, स्टैंडर्ड डेविएशन इन बी एंड कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। और इसका हम जब पूरा वो लेते हैं तो तब हमें पता चलता है कि हमारा जो पोर्टफोलियो के ऊपर हमारा जो ओवरऑल रिटर्न आ रहा है वो क्या आ रहा है। XA is the investment A's weight in the total value of the portfolio, sigma is the investment A's individual risk,
sigma A is assets and individual risk. AB is correlation coefficient that measures the correlation in return of the two investments. Last term is covariance term. Last term is covariance term. This whole term is covariance term. Right, so I'll stop here with this lecture, and in the next lecture I'll start from the same point, and we'll discuss the rest of the things. Thank you very much for your time, and hopefully I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.